सास का श्राद्ध। नंदिनी और दिलीप की शादी के कुछ हफ्तों बाद ही सास की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से ससुराल में आई नई बहू एकदम अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारी देखकर घबरा जाती है। मुझे घर गृहस्थी के बारे में कुछ नहीं पता, सब कुछ कैसे संभालूंगी? मैं तो किसी रिश्तेदार को ठीक से जानती तक नहीं। अगर कहीं कोई गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे? नंदिनी, तुम बेमतलब इतना टेंशन ले रही हो। घर में हम दोनों के अलावा कोई है नहीं। जैसा भी काम करो कोई जज करने वाला नहीं है। रही बात रिश्तेदारों की तो उन्हें मैं संभाल लूंगा। पति का सपोर्ट देखकर नंदिनी के अंदर हिम्मत आ जाती है। अब दोनों मिलकर एक दूसरे को संभालते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इसी तरह 1 साल बीत जाता है और श्राद्ध के दिन शुरू होते हैं। नंदिनी के पास सास की बहन का फोन आता है। बहू, पता है ना, श्राद्ध शुरू हो गए। जी मौसी जी, मुझे पता है। तो फिर सास का पहला श्राद्ध कब करोगे? पंडित जी से बात की? कोई तैयारी की? मौसी जी, मैं कल ना पंडित जी के पास चली जाऊंगी। ठीक है, बात करके सब अच्छे से तैयारी करना। हाँ, किसी भी रीति रिवाज में कमी नहीं रहनी चाहिए। नंदिनी मौसी सास की बात पर तो हाँ बोलकर फोन काट देती है, लेकिन फिर रीति रिवाज और श्राद्ध के बारे में कुछ पता ना होने की वजह से दोबारा टेंशन में आ जाती है। शाम को दिलीप के घर वापस आते ही उस पर अपने सवालों की बारिश शुरू कर देती है। आज मौसी जी ने फोन करके मम्मी के श्राद्ध के बारे में बोला। हाँ, मुझे याद है। तुम पंडित जी से बात कराओ, बाकी फिर वैसे ही तैयारी कर लेंगे। वो तो मुझे पता है, लेकिन मौसी जी ने साथ में रीति रिवाज के बारे में भी बोला, और इस घर की किसी भी रिवाज के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। देखो, इतना सोचने की जगह जैसा पंडित जी बोले वैसा कर लो, सब सही होगा। अगले दिन दिलीप के ऑफिस जाते ही नंदिनी घर के बाकी सब काम छोड़ पंडित जी के पास जाती है, जो उसे श्राद्ध करने की तारीख के साथ क्या और कैसे करना है सब कुछ अच्छे से समझा देते हैं। घर वापस आते ही नंदिनी मौसी सास को फोन करती है। मौसी जी, 2 दिन बाद मम्मी का श्राद्ध रखा है। ठीक है, आ जाऊंगी। और पहला श्राद्ध है, इसलिए पूरे परिवार को बता देना। सब साथ में पूजा करेंगे तो दीदी को अच्छा लगेगा। मौसी के कहे मुताबिक नंदिनी सबको इन्फॉर्म कर पूजा की तैयारियों में लग जाती है। 2 दिन बाद पूरा परिवार उनके घर इकट्ठा होता है और देखते ही देखते सबके बीच गृह युद्ध शुरू हो जाता है, जिससे नंदिनी और दिलीप की परेशानी कम होने की जगह बढ़ जाती है। तुमने तो बोला था कि परिवार इकट्ठा होगा, सबके साथ काम कैसे निपट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा। हाँ, क्योंकि हमें ज्यादा कुछ पता नहीं और परिवार तो यहाँ आ चुका है, इसलिए जो भी है अब इनके वापस जाने तक तो हमें सहना ही पड़ेगा। रही बात काम की, तो मैं हूं ना। तुम ना बस परिवार संभाल लो, काम मैं देख लेती हूँ। दिलीप परिवार वालों की गुत्थम गुत्थी और मामला संभालते हुए सबको शांत करता है, जिसके बाद सब पूजा करने बैठते हैं। बोलो भला, श्राद्ध वाले दिन इंसान की पसंद का खाना बनता है और भाभी को खीर जान से ज्यादा पसंद थी, पर बहू तुमने तो वो बनाई ही नहीं। वो एक्चुअली मुझे खीर बनानी नहीं आती, कुछ खराब हो जाता तो बहुत नुकसान होता, इसलिए नहीं बनाई, लेकिन बाजार से मंगवाई है, कुछ देर में आ जाएगी। ऐसी तो आजकल की लड़कियां हैं जिन्हें सास की खुशी से ज्यादा नुकसान की चिंता है, जो खीर तक बाजार से मंगवाती है। मौसी जी, मम्मी की खुशी को याद रखते हुए नंदिनी ने खीर का ऑर्डर उनकी पसंदीदा मिठाई की दुकान पर दिया है। अरे बनाएगी नहीं तो सीखेगी कैसे? माफ करना मौसी जी, लेकिन आज पूरे परिवार का खाना बना है और ऐसे में प्रैक्टिस के चलते मैं इतने सारे लोगों के लिए खीर बनाती और अगर जरा भी गड़बड़ हो जाती तो बहुत खाने का नुकसान होता ना, जो अच्छा नहीं होता। नंदिनी की बात को इग्नोर करते हुए मौसी चुप हो जाती है, जिसके बाद सब पूजा करते हैं और कुछ देर बाद खाना खाने बैठते हैं, लेकिन उन्हें वहां भी शांति नहीं रहती। वो कभी खाने में कमी निकालना तो कभी किसी चीज की फरमाइश करना शुरू कर देते हैं। आखिर ये लोग माँ के श्राद्ध की पूजा के लिए आए हैं या बस ये गलत है, ये वैसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं, ये चाहिए, वो अच्छा नहीं, ये सब बोलने के लिए? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, यहाँ श्राद्ध की पूजा हो रही है या इनकी पार्टी।
जिस हिसाब से कमियां निकाल कर भी उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं ना, इनकी तो पार्टी ही लग रही है। बस भगवान करे अब और कोई ड्रामा ना हो। दोनों पति पत्नी इसी उम्मीद के साथ मेहमानों को खाना परोसते रहते हैं। कुछ देर बाद ही मौसी सास का चिल्लाना शुरू हो जाता है। हे भगवान, सब इधर आओ। ये देखो, दीदी की तस्वीर के आगे रखी पूजा की पूड़ी पर चींटियां घूम रही हैं। बहू, तूने दीदी की मनपसंद खीर पूजा में नहीं रखी ना, इसीलिए नाराज हो गई हमारी दीदी। मौसी, आप सबके मन में इस तरह के अंधविश्वास मत भरो। अरे उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। पहले तेरी पत्नी ने घर आते ही हमारी भाभी को ऊपर पहुंचा दिया और अब उनकी आत्मा को भी शांति से नहीं रहने दे रही। इसी के साथ एक एक कर घर में सब अपनी राय देने लगते हैं, जो कुछ ही देर में एक बड़े मुद्दे का रूप ले लेता है, जिसमें सबकी बात और इल्जाम घूम फिर कर नंदिनी या दिलीप पर ही आते हैं। बस करो, आखिर आप लोग हमसे चाहते क्या हो? खुद तो एक दिन भी लड़ाई किए या किसी पर इल्जाम लगाए बिना रह नहीं सकते, तो फिर किस हक से दूसरों को बुरा बोल रहे हो? वो बेचारी जिस दिन से इस घर में आई है सबको खुश करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन आप सब उसे टारगेट करने के अलावा कुछ नहीं करते। मौसी जी, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं कि मम्मी नंदिनी से ही गुस्सा है? क्योंकि अभी आप लोगों की हरकतें भी कोई प्यार करने के लायक नहीं है। दिलीप को पहली बार इतने गुस्से में और चिल्लाते देख मौसी के साथ पूरा परिवार चुप हो जाता है। आप लोगों को मुझे जो बोलना है बोलिए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज मम्मी के लिए मेरे या दिलीप के प्यार पर उंगली मत उठाइए। माफ करना पर यकीन नहीं होता, एक ही परिवार में लोगों के बीच इतनी कड़वाहट कैसे हो सकती है? सब एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते हैं, सबको दूसरों में कमियां निकालनी है। क्यों? रही बात चींटियों की, तो बस वो तो पूड़ी पर रखी चीनी ले जा रही हैं। आखिर उन्हें भी तो अपने खाने का इंतजाम करना है। नंदिनी और दिलीप की बातें सुन परिवार में सन्नाटा छा जाता है। सबको अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन गलती ना मानने का गुरूर उन्हें आगे कुछ भी बोलने से रोकता है, जिसके चलते धीरे धीरे सब चुपचाप उठकर अपने घर जाने लगते हैं। अरे सारे कहाँ उठकर चल दिए? बेशर्मो, अब भी तुम्हारे अंदर इतनी शर्म नहीं आई कि एक सॉरी बोल दो? हमने बहू को न जाने कितना परेशान किया, फिर भी उसने पलट कर किसी को कुछ नहीं बोला। नंदिनी, हमें माफ करना। इस साल तो हमारी वजह से सब खराब हो गया, पर वादा करती हूँ अगले साल सब इस परिवार का नया रूप देखेंगे। फिर मैं भी वादा करती हूँ कि अगले साल सबको अपने हाथ की बनाई बढ़िया खीर खिलाऊंगी। सास की अंतिम इच्छा। देखिए माँ जी, वो पड़ोस की लूटन मौसी है ना, उनकी बेटा बहू उन्हें गोवा ले जा रहे हैं। अरे क्या बात कर रही है बहू? उसके तो ना मुंह में दांत है ना सर पर बाल, क्या करेगी गोवा जाकर? अपनी अपनी किस्मत है माँ जी, लूटन मौसी मरने जो वाली है। हैं? अरे बहू, ये कैसा मरना हुआ जो पहले से ही पता है और ऊपर से गोवा भी घूमने जा रही है? बोला ना माँ जी, ये अपनी अपनी किस्मत है। बात हुई थी मेरी लूटन मौसी की बहू से, बोल रही थी कि चलो दवाई में जो पैसा लगेगा वो गोवा में लगा देते हैं। सास को बहू की बात से पता नहीं क्यों नफरत की बदबू आ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और कमरे में जाकर लेट जाती है। क्या बात है, लूटन के तो मजे ही मजे है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, थोड़े से पैसे लगाओ और सीधा गोवा की सैर। मैं भी चलती हूँ गोवा। अगले रोज सास तय वक्त पर उठती नहीं। अरे देखो जी, माँ जी अब तक उठी नहीं। आज दूध वाले से दूध और काम वाले के लिए दरवाजा मैंने ही खोला है। अब कम से कम माँ जी का ये तो सुख है कि सुबह जल्दी उठना नहीं पड़ता। अरे बड़ी अजीब हो तुम, मेरी माँ सुबह से उठी नहीं है और तुम्हें चिंता दूध और काम वाली की है। अरे तुम्हें चिंता है ना, तो जाओ जाकर देखो क्या हो गया। वैसे मेरी किस्मत कहाँ लूटन मौसी की बहू जैसी। बेटी को माँ की चिंता होती है, वो सोचता है कि कहीं माँ की सांसें तो नहीं रुक गई और हमें पता ही नहीं चला। बेटा माँ के कमरे में जाता है और वहां जाकर, माँ क्या हो गया है तुम्हें? बेटा, लग नहीं रहा कि अब मैं बचूंगी, लल्लन डॉक्टर के पास ले चले।
अरे कैसी बात कर रही है माँ, तेरी तबीयत सीरियस है और मैं तुझे लल्लन झोला छाप डॉक्टर के पास ले जाऊं? ना ना ना। अरे तो कहाँ ले जाएगा बता दे, वहाँ एडवांस दे दिया है मैंने, वो क्या कहते हैं गूगल पे से। हैं? तूने क्यों पैसे दिए माँ? तुझे पता था क्या कि तू बीमार होने वाली है? सास को लगता है कि कहीं चोरी पकड़ी तो नहीं गई। वो हड़बड़ा जाती है और उसे पसीने निकलने लगते हैं। अरे माँ क्या हो गया, सर्दी में भी पसीने? लगता है तेरी तबीयत ज्यादा ही खराब है। और लल्लन डॉक्टर पास ही में है, चल उसी को दिखा देता हूँ। माँ को लेकर बेटा डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ माँ ने पहले ही पैसे देकर सेटिंग कर रखी थी। डॉक्टर के क्लिनिक में जाते ही डॉक्टर की ओवर एक्टिंग की दुकान खुल जाती है। हाय राम माँ जी, हे भगवान, अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो मरने वाली है बेटा। हैं? ओए डॉक्टर है इसलिए इज्जत से बात करूंगा, नहीं तो मेरी माँ को देखे बिना ये बकवास करने के लिए तेरे मुंह में घूसा मार देता। अरे ना ना बेटा, ऐसे मत बोल, वो डॉक्टर है, उसे वो दिख जाता है जो किसी को नहीं दिखता। हाँ माँ, शायद तू ठीक बोल रही है। डॉक्टर क्या दिखा आपको? हमारे डॉक्टर जी, जिन्होंने पहले से ही माँ से बोलने के पैसे ले रखे थे। यमराज, काला भैंस, वो तुम्हारी माँ को ले जा रहा है, ले जाओ इन्हें। यार माँ, ये डॉक्टर ही है तांत्रिक, क्या क्या बोला जा रहा है? अरे बेटा, वो डॉक्टर है, उसे वो दिखता है जो किसी को नहीं दिखता। इनकी हर इच्छा पूरी करो, क्योंकि यम नहीं चाहते कि इनकी कोई भी इच्छा को अधूरी रखा जाए। निराश मन से बेटा माँ को लेकर घर आता है। माँ, आज से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, चल तुझे वो झूले वाले पार्क में ले चलता हूँ जहाँ तू पिताजी के साथ जाया करती थी। ठीक है बेटा चल, लेकिन साथ में वो बीड़ी का बंडल रख लेना, तेरे पिताजी वहीं झाड़ी में पिलाते थे मुझे। हैं? माँ कैसी बात कर रही हो? वैसे भी जीवन के 4 दिन बचे हैं और तुम। अरे देख बेटा, ना पिलानी तो ना पिला, लेकिन सुना ना तूने डॉक्टर ने क्या कहा कि मेरी कोई इच्छा खाली नहीं रहनी चाहिए। अरे वैसे बेटा 4 दिन की जिंदगी है, न जाने कब मौत आ जाए। माँ के मुंह से मौत का नाम सुनकर बेटा गंभीर हो जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो माँ का हाथ पकड़ लेता है। माँ को भी लगता है कि उसकी मौज मस्ती कहीं बेटे को डिप्रेशन में ना डाल दे। देख, लल्लन का फोन आया था, बोल रहा था कि हो सकता है मौत ना भी आए, पर इच्छा पूरी करके रख दे, जब जाऊंगी तब तृप्त होकर जाऊंगी, क्यों? तभी बहू की आवाज आती है। माँ जी, आपकी फेवरेट गट्टे की सब्जी बनाई है। सास खाने के टेबल पर जैसे ही बैठने वाली होती है, बहू उनकी चेयर पीछे करती है और प्यार से बिठाती है। बहू शांत हो जाती है, वो माँ को बस देखती है और उनकी हर बात मानती है। रात को जब सास सोने जाती है तो, माँ जी मैं आपके पैर दबा देती हूँ, आज आप डॉक्टर के पास गई थी, थक गई होंगी ना। बहू का प्यार देखकर सास को हैरानी होती है। वो समझ नहीं पाती कि जो बहू उनके मरने को अपना भाग्य बताती थी, वो आज जब सास मरने वाली है तो दुखी क्यों हो रही है। क्या सोच रही है माँ जी? यही ना कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। माँ जी, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ माना है। माना आपसे नाराज होती थी, परेशान होती थी, आपकी बातें चुभती थी, लेकिन यकीन माने प्यार बहुत है आपसे मुझे। सास बहू को गले लगा लेती है। अरे तू क्यों मोह में डाल रही है, आज नहीं तो कल मुझे मरना ही है ना। बहू रोने लगती है और वहां से चली जाती है। अब तो सास आए दिन कोई ना कोई डिमांड करती जिसे बच्चे पूरा करते। मुझे ना वृंदावन जाना है, कृष्ण की नगरी देखने। जी माँ जी, हम आपको लेकर चलेंगे। माँ मैं कल ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। बेटा अब आए दिन छुट्टी लेता और माँ को घुमाता फिराता। एक दिन बॉस कहते हैं, रमन क्या बात है, मैं देख रहा हूँ पिछले 1 महीने से तुम ना काम करते हो ना दाम, बस सारा दिन इमोशनल से बैठे रहते हो, ऐसे में तो कंपनी तुमको और नहीं रख पाएगी। मैं खुद ही नौकरी छोड़ने की सोच रहा था बॉस। वो क्या है कि माँ का आज नहीं तो कल कभी भी देहांत हो सकता है,
इतना कीमती समय मुझे तो पल पल उनके साथ रहना होगा। पता नहीं कब वो मुझे छोड़कर चली जाए। और बेटा नौकरी छोड़ देता है। माँ मैंने नौकरी छोड़ दी है, आज से मैं तेरे पास रहूंगा। माँ जी, मैंने भी बच्चों का नाम स्कूल से कटवा दिया है। अब हम सब आपके पास ही रहेंगे और आपकी सारी इच्छा पूरी करेंगे। अब सास को लगता है ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अरे बेटा, नौकरी नहीं करेगा तो खाएगा क्या? बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो साल बर्बाद हो जाएगा। वो समझ नहीं पाती कि क्या करे, कैसे ये ड्रामा खत्म करे। बेटा, बहू, तुम लोगों से एक बात करनी थी। देखो, मैं ना बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने झूठ बोला था, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो तो ये बोलकर सास सारी बात घर वालों को बता देती है। ओ माँ, सच्ची? हे भगवान, मैं जानता था माँ को कुछ नहीं होगा। वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छी खबर दी। मैं तो हलवा बनाने जा रही हूँ। तुम लोग मुझसे नाराज नहीं हो? नहीं माँ जी, हम बहुत खुश हैं कि आपके मरने की खबर झूठी है। माँ, शायद मैं तेरे ठीक होते ही तेरा इतना ख्याल रख लेता तो तुझे ये नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ती। माँ जी, आप हम लोगों को माफ उम्मीद कर करता दीजिए। हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है। ऐसा और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलना। नीचे का जो लाल बटन है उसको जल्दी से ग्रे कलर करो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर मेरे को मोटिवेशन करता है ऐसा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।